नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हमने मॉडल पेपर नंबर 1 कर लिया था कंप्लीट जीके का पार्ट। तो जीके का पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, तो इसलिए ये पार्ट करवा रहा हूँ। यदि आप अपना रेस्पॉन्स अच्छा दोगे, वीडियो को पुश करोगे, तो क्या होगा कि और भी टीचर्स यहाँ पे हायर किए जाएंगे, जिससे आपका सारा मॉडल पेपर आपको यहाँ पे करवाए जा सके। यानी कि जितने भी पार्ट हैं, यानी 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्टों को यहाँ पे करवाया जाए। जितना जल्दी हो सके संभव करेंगे कि सारे के सारे पार्ट करवाए जाएँ। वो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो जीके का पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर सोल्व करूँगा आपके सामने। तो यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर है 2। आपको मॉडल पेपर बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिए किसका मॉडल पेपर है। पूरा डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। तो आपका यहाँ पे मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये क्वालिटी ठीक नहीं दिख रही तो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए और फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लीजिए, यानी फ़ोन को अपना आड़ा कर लीजिए, यानी फुल स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा पेपर और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब बोल रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है, VPN लगाकर आप टेलीग्राम चैनल चला सकते हो। आप वहाँ पर आराम से कोई भी VPN लगाओ दूसरी कंट्री का और आराम से टेलीग्राम चैनल चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्म्स मेयर द्वारा 1988 में विकसित तप्त स्थल की संकल्पना के अनुसार भारत के कौन से 2 प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तप्त स्थल क्या होते हैं। तप्त स्थल वे स्थल होते हैं जिनमें प्रजातियां तो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, संकट होता है। संकट कैसा संकट होता है? वो विलुप्त की कगार पर, या फिर वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा विलुप्त की जा सकती है, या फिर अलग अलग किसी भी प्रकार से वहाँ पे खतरा होता है उन प्रजातियों के ऊपर। बहुत अधिक मात्रा में होती हैं एक जगह पर, लेकिन क्या होता है, उनके ऊपर खतरा होता है। तो ऐसी प्रजातियों को क्या बोलते हैं? तप्त स्थल। यानी ऐसे स्थलों को तप्त स्थल बोला जाता है जहाँ प्रजातियां अधिक और उन पर खतरा बना रहता है। तो भारत में प्रमुख रूप से 2 तप्त स्थल हैं। देखो, आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को रोकिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इस वीडियो को रोक लीजिए यहाँ पे और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर आप खुद दीजिए पहले, फिर मैं तो डिटेल सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत बताता यहाँ पे चल रहा हूँ। तो जो भारत है उसमें प्रमुख 2 स्थल हैं। कौन से? तप्त वाले। पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्या है, तप्त स्थल है भारत में। पश्चिमी घाट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। वो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे जो राज्य हैं वो पश्चिमी घाट में हैं। और जबकि पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पूछी जा सकती है। पूर्वी हिमालय का मतलब जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उसमें आप पूर्वी हिमालय आराम से समझ सकते हो। वहाँ पे 1700 से लेकर 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। वहाँ पर अत्यधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं पेड़ पौधों की, तो वहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ हैं और वहाँ पर क्या है, तप्त स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अवरोही और आरोही क्रम के बारे में। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे कुछ वन दे रखे हैं, उन वनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पे राजस्थान में, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्तर शुष्क पर्णपाती वन, यानी 38% के आसपास। यहाँ पे जो उत्तर शुष्क पर्णपाती वन है वो कितने पाए जाते हैं? 38% के आसपास। पॉइंटों में आप ध्यान मत रखिए, सीधा सीधा यहाँ पे आप 38% के आसपास ध्यान रखिए। उसके बाद में धोक वन पाए जाते हैं। कितने? 14.72% धोक वन पाए जाते हैं। यहाँ पे धोक वन है वो कितने पाए जाते हैं? 14.72, 14% धोक वन, 38% उत्तर शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरे नंबर पे है शुष्क पर्णपाती वन। वो कितने पाए जाते हैं? 11.41, यानी 11% के आसपास ये वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर शुष्क पर्णपाती वन 38%, धोक वन यहाँ पे 14% और शुष्क पर्णपाती वन 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? देखो, एक तो प्रतिशत के आधार पर है और दूसरा वहाँ पे है क्षेत्रफल के आधार पर। इनके आधार पर पूछा जाता है। तो जो न्यूनतम
वनावरण है। वनावरण का मतलब जहाँ पे एक वनों की संख्या बहुत कम है, ऐसा जिले का आपको बताना है। सबसे कम जो राजस्थान में वन है वो चूरू जिले में है। किस में है? चूरू जिले में 0.45%। तो ये चूरू जिले में कितने हैं? 0.45% वन है। तो सबसे कम कहाँ पे है? चूरू में। अब यहाँ पे क्रम पूछ ले, सबसे कम वाला क्रम चूरू से थोड़े से ज़्यादा कहाँ पर है? चूरू से थोड़े से ज़्यादा जोधपुर में है 0.49%, यानी जोधपुर में है 0.49%। उससे थोड़े से ज़्यादा बीकानेर में है 0.86%। परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे वन बता रहा हूँ। और जैसलमेर में उससे थोड़े से ज़्यादा है 0.89%। तो सबसे कम यहाँ पे वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से चूरू में राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैव विविधता संरक्षण की विविध संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैव विविधता से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण। दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। अब देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण, इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। जब कोई भी जीव होता है, उस जीव को उसके प्राकृतिक आवास पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बोलते हैं स्थानीय संरक्षण। और यदि कोई जीव है उसको उसके प्राकृतिक आवास से बाहर स्थापित किया जाता है या उसे रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बहिस्थानीय संरक्षण। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसे राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि यदि किसी जीव के चोट लग जाए या कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ऐसे हो जाए तो उन्हें उस प्राकृतिक आवास से निकालकर एक कृत्रिम जगह पर रखा जाता है। या तो वो चिड़ियाघर हो सकते हैं या फिर कोई अलग से स्थान हो सकता है या बीच बैंक हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उन जो जीवों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि दूसरे जीव उन्हें परेशान ना कर पाएं या विलुप्त ना हो जाए वे जीव, इसके लिए उन्हें बही स्थानों पर रखा जाता है। तो यह आंसर भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए व दो, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी के बारे में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले देखो, फिर बता देता हूँ, आपको पहले प्रयास करना है। आप खुद यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, मैं तो आपको यहाँ पे साथ के साथ बताता ही चल रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस योजना में कुल 3.86 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन होती है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, जो चंबल नदी है उसमें जो विद्युत परियोजना चल रही है, 3 बांधों के ऊपर चल रही है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। इन तीनों बांधों को मिलाकर 3.86 लाख किलोवाट की जो विद्युत ऊर्जा है उत्पादित की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोटा बैराज से निकाली गई नहरों से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा विकसित हुई। ये बात बिल्कुल सही है। जो कोटा बैराज बांध है उससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। सिंचाई से क्या होता है? 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तीसरा है, इस योजना के कारण चंबल क्षेत्र में मत्स्य पालन और वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो, जो चंबल नदी परियोजना है, इससे बड़े बड़े बांधों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिससे मत्स्य पालन किया जा रहा है। मत्स्य पालन करने से क्या हो रहा है? किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और साथ में यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, जो भी नदी के आसपास वाला क्षेत्र उसमें। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी तीनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला टंगस्टन के भंडार और उत्पादन के लिए देश में एकमात्र प्रसिद्ध केंद्र है? देखिए, जो टंगस्टन है उसका उपयोग किस में किया जाता है? साइंस में पूछ सकता है। टंगस्टन का उपयोग जो आपके पहले घरों में 100 वाट के बिजली के बल्ब आते थे, उसके अंदर जो तंतु लगा होता था, उसके अंदर जो चमकता था, तार चमकता था, वो टंगस्टन का ही बना होता था। तो इसलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। साथ में अस्त्र शस्त्र बनाने में भी, यानी रक्षा उपकरण बनाने भी इसका काम में लिया जाता है। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ है? डेगाना नागौर में टंगस्टन के सबसे ज़्यादा भंडार मिले हैं। यहाँ देश की एक बड़ी प्रमुख खान है, कौन सी? डेगाना नागौर वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना राजस्थान का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह परियोजना है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो सूरतगढ़ है कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में स्थित है। पूछ सकता है आपको, सूरतगढ़ में जो सुपर थर्मल विद्युत गृह है, राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह है। इसके अलावा इसके बाद और बता दूं मैं आपको, जो सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना है, यानी सूरतगढ़ में सुपर थर्मल विद्युत गृह है, उसमें यहाँ पे कौन कौन सी इकाइयाँ लगी हैं? देखो, 250 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगी हैं। 250 मेगावाट इंटू 4, यानी 4 इकाइयाँ तो 250 मेगावाट की हैं। उसके अलावा 2 इकाइयाँ 660 मेगावाट की हैं। 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पे लगी हैं।
यहाँ पे ये टोटल मिला के 2320 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है तापीय विद्युत परियोजना की कुल वर्तमान क्षमता 2320 मेगावाट है। सही बात है, 660 मेगावाट के तो दो हैं, इनसे लगभग 1320 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है और साथ में यहाँ पे 250 मेगावाट के 4 यहाँ पे हैं, तो इनसे 1000 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। यानी कि यहाँ पे टोटल 2320 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है काली सिंध थर्मल परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, जो काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। 2013 में इसकी प्रथम इकाई स्थापित की गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी के सभी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कुछ पार्क दे रखे हैं और आपको स्थान दे रखे हैं, उन पार्कों को आपको बताना है कि कितने यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे है जापानी उद्यम पार्क, निमराना अलवर में है। सबको याद होगा सबसे ज़्यादा जापानी जोन्स कहाँ पे हैं, निमराना में है। तो यहाँ पे जापानी उद्यमी पार्क कहाँ पे हैं, निमराना अलवर में। नेक्स्ट है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क या सिरेमिक कॉम्प्लेक्स बोल दो, तो कहाँ पे स्थित है, ये है खारा के बीकानेर में स्थित है। या आप सीधा बीकानेर याद मत रखना, ये जो नाम दे रखे हैं आगे उनको ध्यान में रखना। जब भी एग्जाम में पूछेगा तो अलवर, बीकानेर, भिवाड़ी, किशनगढ़ ना पूछ के इनको पूछ लेगा आगे वाले स्थानों को, तो प्रश्न थोड़ा कठिन बन जाएगा। यदि इनको पूछ लेगा तो प्रश्न हर कोई कर देगा, आसानी से कर पाएगा। हौजरी पार्क कहाँ पे स्थित है, हौजरी पार्क भिवाड़ी में स्थित है। भिवाड़ी के कौन से स्थान पे, चौपकी, जो चौपकी स्थान है वहाँ पे स्थित है हौजरी पार्क। नेक्स्ट है टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क किशनगढ़ में स्थित है। उसका स्थान है सिलोरा, सिलोरा नाम के स्थान पर किशनगढ़ में टेक्सटाइल पार्क स्थित है। तो ये चारों के चारों सही हैं, जापानी पार्क निमराना, सिरेमिक पार्क खारा, हौजरी पार्क चौपकी और टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे राजस्थान की जनगणना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना उसके लिंगानुपात के संबंध में। तो ये क्या पूछ रहा है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। अब एक बात बता दूं, ये टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें डीप से डीप डाटा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 933 व शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। बिल्कुल सही बात है। और टोटल जो लिंगानुपात है वो है 928। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान का लिंगानुपात है 928 है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का 933 है और शहरी क्षेत्रों का 914 है। नेक्स्ट है राज्य में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच का अंतर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों से कम है। देखिए ये यहाँ पे गलत हो चुका है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इसकी तुलना करके मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रामीण साक्षरता है उसमें पुरुषों की जो साक्षरता है 76.2% है, 76% मान लीजिए मोटा मोटा तौर पर। ग्रामीण में पुरुषों की साक्षरता 76% और जो महिला है उनकी साक्षरता है 45%। यदि आप 76 में से 45 निकालोगे, यानी 76.2 में से 45 निकालोगे तो 30.4 यहाँ पे बचेंगे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा मान लो 30 या 31। तो इनका अंतर कितना है, ग्रामीण जो महिला और पुरुषों का अनुपात है उसमें 30 का अंतर है। अब यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता शहरी में बताता हूँ 87% मोटा मोटा मान लीजिए, और यहाँ पे जो महिलाओं की साक्षरता है उसमें है 70%। देखो पुरुषों की साक्षरता शहरी है वो 87% है और महिलाओं की साक्षरता 70% है। यदि 87 में से 70 निकाले जाएंगे तो यहाँ पे 17% बचेगी। तो यानी कि जो ग्रामीणों में अंतर है लिंगानुपात का वो 30% है, और यहाँ पे साक्षरता का अंतर है 30% है, और यहाँ पे जो शहरी है उसमें साक्षरता का अंतर 17% है। तो ये यहाँ पे गलत हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे जो साक्षरता है वो अंतर बता दिया मैंने। जो शहरी क्षेत्र है उसमें 17% का अंतर है साक्षरता के बीच में, और जबकि 30% का अंतर ग्रामीण के बीच में है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 892 है और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 874 है। बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान का टोटल लिंगानुपात 928 है। फिर से बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर 52% है, जिसमें शहरी साक्षरता दर 70.7% है। मैंने आपको बताया कि जो शहरी साक्षरता दर है वो 70% है और जो ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 85% है। ग्रामीण और जो शहरी है उसमें पुरुषों की साक्षरता दर बता देता हूँ। ग्रामीण में पुरुषों की साक्षरता दर है यहाँ पे 76.2% और शहरी में जो
पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 87.9%। इसको भी आप आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी होगा, यहाँ पे सही नहीं है बी के बारे में कथन। नेक्स्ट है भील समाज में विवाह के समय लड़की के पिता द्वारा दी जाने वाली राशि किस नाम से जानी जाती है। लड़की का पिता लड़के के पिता को कुछ राशि देता है, लड़के का पिता लड़की के पिता को राशि देता है, उस राशि को क्या कहा जाता है। तो उस राशि को यहाँ पे दापा कहा जाता है। जो यहाँ पे समाज है वो बाहरी समाज से अलग है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लड़के का पिता लड़की के पिता को यहाँ पे कुछ ना कुछ राशि देता है उसके विवाह के लिए, उसे यहाँ पे दापा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ राठौड़ वंश के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन कथनों के बारे में बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि दयाल दास ने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया है और उन्हें ब्राह्मण भल्लवराव की संतान बताया है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो दयाल दास जी हैं उन्होंने राठौड़ों को किसकी संतान बताया है, सूर्यवंशी बताया है और भल्लवराव की संतान बताया है। दूसरा स्टेटमेंट है नैन्सी के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ वंश कन्नौज के गैडवालों की जो शाखा है उसके क्या है, वंशज हैं, कन्नौजों से आने वाली शाखा है। बिल्कुल सही बात है। जो नैन्सी जी हैं उन्होंने बताया कि कन्नौजों के जो गैडवाल हैं उनको शाखा बताया, किसको, मारवाड़ के राठौड़ों को। राव सिंहा को मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका मूल पुरुष कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो राव सिंहा है उन्होंने क्या किया था, इनकी स्थापना की थी, किनकी, जो राठौड़ वंश की है, तो इनको मूल पुरुष कहा जाता है राव सिंहा को, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का। नेक्स्ट है राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पे अधिकार स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है। चुंडा ने मंडोर पर शासन किया, इसलिए चुंडा ने मंडोर को आधिकारिक रूप से राजधानी बनाया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। मूल पुरुष राव सिंहा, चुंडा ने यहाँ पे मंडोर को राजधानी बनाया है। नैन्सी के अनुसार कन्नौजों की जो गैडवाल है उनकी शाखा बताया है और दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है। तो चारे के चारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ प्रमुख बोलियां दे रखी हैं और उनका क्षेत्र दे रखा है, आपको इनको मिलान करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखिए जो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है वो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, किशनगढ़ और टोंक के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़ में। दूसरा है हाड़ौती। हाड़ौती का वाला क्षेत्र आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है। तो हाड़ौती यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। मेवाती क्या है, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे मेवाती बोली जाती है। तो डी यहाँ पे क्या है, मारवाड़ी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर वाले क्षेत्र में, और साथ में यहाँ पे बाड़मेर वाले कुछ क्षेत्र में भी मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। तो ये यहाँ पे है। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है साहित्य वाले टॉपिक से। तो साहित्य और उनके कथाकार दे रखे हैं, तो आपको इनको गलत के बारे में बताना है, असत्य कथन का चेंज करना है। एक बात है आपको क्या बता दूं, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में इस मॉडल पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है। क्यों है वो अभी आपको बताता हूँ। पहला है राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है, शिवचंद भरतिया है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है, शिवचंद भरतिया है। दूसरा है बातारी फुलवारी, किसने लिखी है, विजयदान देता ने। बातारी फुलवारी के टोटल 14 खंड हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, विजयदान देता द्वारा लिखी गई है। हु गोरी किण पीवरी जो उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखा गया है। यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखाया गया है। हु गोरी किण पीवरी उपन्यास है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट है एक बिंदनी दो बींद, नथमल जोशी द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे गलत क्या हुआ है, ये एक बिंदनी दो बींद है वो कहानी संग्रह नहीं है, ये कहानी संग्रह नहीं है, ये है उपन्यास। ये एक बिंदनी दो बींद नथमल जोशी द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह उपन्यास है ना कि कहानी संग्रह। इनका जो कहानी संग्रह है परन्योड़ी कंवारी, जो नथमल जोशी का कहानी संग्रह है वो है परन्योड़ी कंवारी इनका कहानी संग्रह। ये कहानी संग्रह नहीं है, बस इतना सा मिस्टेक दे रखा है, ये है उपन्यास एक बिंदनी दो बिंद। नेक्स्ट है गलिया कोट के बारे में, यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उसको आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए गलिया कोट दाऊदी बोरा संप्रदाय का एक धार्मिक स्थल है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ स्थित दरगाह माहिन नदी के तट पर स्थित है। जो दाऊदी बोरा संप्रदाय है वो
माही नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ प्रसिद्ध संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो संत सैयद फखरुद्दीन है उनकी यहाँ पे मज़ार स्थित है। कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में। आपको ये भी ध्यान देखना है कि गलियाकोट देकर पूछ सकता है कि कहाँ पे स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मज़ार में गुंबद के आंतरिक हिस्से पर चांदी के पत्थरों से सजाया गया। ये बात गलत है, यहाँ पे चांदी के पत्थर नहीं होके सोने के पत्थरों से यहाँ पे उकेरी गई है। यहाँ पे जो ये गुंबद है, मज़ार की गुंबद है, उसके अंदर सोने की पन्नियों से यानी स्वर्ण पत्तों से यहाँ पे क्या की गई है, कुरान उकेरी गई है, यहाँ पे पत्थरों से सजाया गया है। तो ये चांदी ना होके यहाँ पे सोना होगा। तो यहाँ पे ये चौथा है जो यहाँ पे गलत हो चुका है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ नृत्य दे रखे हैं और उनके बारे में कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, तो आपको इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जो यहाँ पे बम नृत्य है, ढोल नृत्य है, अग्नि नृत्य है और गैर नृत्य है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा करने का प्रयास कीजिए, जो आपको आता है उसे मिलान कर दीजिए और फिर ऑप्शन से आप मिला लीजिए। पहला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में क्या किया जाता है? कतिरेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य में मतीरा फोड़ना व कृषि क्रियाएं की जाती हैं। ढोल नृत्य क्या है? थाकना शैली का प्रसिद्ध है। क्या है? ढोल नृत्य। और इसके बाद में क्या है? गैर। जो यहाँ पे गैर है, गैर का यहाँ पे है खाड़े। गैर में क्या किया जाता है? गैर में लड़ाई वाले यहाँ पे जो गैर है उसमें लड़ाई जैसे युद्ध जैसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं। गोल घेरा बनाया जाता है, डंडे लकड़ियाँ यहाँ पे उपयोग में ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो गैर नृत्य है वो है खांडे लकड़ियाँ यानी लकड़ी डंडे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट है बम नृत्य। बम नृत्य को 3 से मिला दीजिए। नगाड़ा, थाली और चिमटा का प्रयोग किया जाता है किसमें? बम नृत्य में। अलवर भरतपुर वाला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संत जसनाथ जी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इसके बारे में आपको इनको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, 1 सही है, 2 सही है या तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जसनाथ जी है उनका जन्म कहाँ पे हुआ? कतरियासर बीकानेर में हुआ। 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक जो तांत्रिक है उनका घमंड चकनाचूर किया था। उस तांत्रिक का नाम है लोहे पागल नामक तांत्रिक है। उनका जो घमंड है चकनाचूर किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक प्रसिद्ध ग्रंथों में संग्रहित है। इन दोनों ग्रंथों का नाम आप याद रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिम्बुदड़ा ग्रंथ और कोंडा ग्रंथ। ये क्या है? जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी इनके उपदेश इसी में संकलित हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आभूषण है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं। कौन सा आभूषण कहाँ है? मिलान करना आपको, सीधा बात ये है। तो सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं। यदि आपको 1 या 2 के बारे में भी बताए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो पहला दे रखा है सिर के बारे में आपको बताना है कि सिर पे यहाँ पे कौन सा पहना जाता है। तो रखड़ी के बारे में आपने सभी ने सुना है, तो यहाँ पे टीका और रखड़ी है जो सिर पे पहनी जाती है। दूसरा है गला, गले में क्या पहनी जाती है? यहाँ पे है गला में ठुस्सी और चंपाकली है जो गले में पहनी जाती है। नेक्स्ट है कान के अंदर क्या है? कान के अंदर झुमका है, टोटी है, तो यहाँ पे कान का झुमका और टोटी हो जाएगा। और हाथ में क्या पहनी जाती है? चूड़ी पहनी जाती है, गोरखू है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिलान करा दिए हैं। ए का है 3, तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो चुके हैं। ए का है 3, बी का है 1, बी का है 1। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे एक वीर भारत सभा के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको यहाँ पे गलत क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, यानी गलत स्टेटमेंट 4 दे रखी है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी गलत के बारे में बताना है। पहला है 1910 में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की। किसके द्वारा? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक द्वारा।
दूसरा है सेठ दामोदर दास राठी द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद दी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ पे वीर भारत सभा है उसमें क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता कौन देता था? सेठ दामोदर दास राठी। तीसरा है लार्डिंग पर बंग फेंकने की योजना में केसरी सिंह बारट शामिल थे। ये बात बिल्कुल गलत है। जो बंग फेंकने की योजना था उसमें केसरी सिंह बारट ना होकर जोरावर सिंह बारट थे, जोरावर सिंह बारट। और इनके साथ में इनके जो भतीजे थे प्रताप सिंह बारट, देखो प्रताप सिंह बारट भतीजे हैं, उनके चाचा हैं जोरावर सिंह बारट, इन दोनों शामिल थे। तो लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से होए तो यहाँ पे जोरावर सिंह बारट आएगा इसका, जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। यह एक गुप्तचर सैनिक संगठन था। बिल्कुल सही बात है, वीर भारत सभा एक गुप्तचर सैनिक संगठन था। तो क्वेश्चन है मरु विकास कार्यक्रम के बारे में। अब देखिए मरु विकास कार्यक्रम के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला है कार्यक्रम के प्रारंभ में यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था। ये बात बिल्कुल सही है। जो पहले क्या करती थी केंद्र सरकार, जो मरु विकास कार्यक्रम है उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी। 100% खर्चा, 100% जो रुपया लगता था इसमें केंद्र सरकार देती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि बाद में केंद्र सरकार ने मना कर दिया 1 अप्रैल 1999 को, और जो बाहर का पैसा हुआ उसमें बोला कि हम कुछ अनुदान देंगे और आपको भी अनुदान देना पड़ेगा इसमें। तो बाद में क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 75-25 का अनुपात है। केंद्र सरकार 75% इसका भार वहन करती है और 25% राज्य सरकार भार वहन करती है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के सभी जिले यहाँ पे इसमें शामिल हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो यहाँ पे मरु विकास कार्यक्रम है उसमें राजस्थान के 16 जिले हैं जो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो पहला और यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट में सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 1 व 2 सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है त्रिशूल सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा गया है कि त्रिशूल सैन्य अभ्यास क्या है। तो इसमें आपको गलत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, गलत है सही है या जो भी है। तो पहला है यह थल, जल और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। बिल्कुल सही बात है। जो त्रिशूल अभ्यास है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, त्रिसेना अभ्यास भी से बोला जा सकता है। इसमें स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग की गई। बिल्कुल सही बात है। जो त्रिशूल अभ्यास है उसमें स्वदेशी अपने देश के हथियारों की टेस्टिंग की गई थी। यह अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ के रण गुजरात तक चला। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चौथा यहाँ पे दे रखा है कि उपयुक्त सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही दे रखी है। नेक्स्ट एक और करंट का क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा ऑन डिमांड परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों पर विचार कीजिए। देखिए राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड ऑन डिमांड परीक्षा चलाई जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला है कि राजस्थान इस परीक्षा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। जो ऑन डिमांड परीक्षा है स्टेट ओपन स्कूल द्वारा शुरू की गई है, पहला राज्य बना है। कौन सी परीक्षा कराने वाला? ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला पहला राज्य बना है। यह परीक्षा केवल 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित है। ये बात यहाँ पे गलत हो चुकी है। यह परीक्षा 10वीं व 12वीं दोनों विद्यार्थियों के लिए है। कौन सी? ऑन डिमांड परीक्षा। तीसरा स्टेटमेंट है शुरुआत में यह परीक्षा केवल जयपुर और बीकानेर और उदयपुर में आयोजित की जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। जो पहला चरण है उसमें जयपुर, बीकानेर और उदयपुर में आयोजित की जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया जाएगा 2026 में क्या किया जाएगा, इसे विस्तारित किया जाएगा और लगभग पूरे राज्य के जितने भी संभागीय स्तर हैं उनमें यहाँ पे क्या बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि संभागीय स्तर पर क्या होगा, इसकी परीक्षा हुआ करेगी। पहले तो बस ये 3 ही जो जिले हैं वो शामिल हैं, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर होगा, केवल 1 व 3 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान की औद्योगिक नीति है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो कौन सी औद्योगिक नीति है लेटेस्ट की? अभी तक राजस्थान में 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं, तो 7वीं औद्योगिक नीति लेटेस्ट है। तो ये तिथि पूछ रहा है कि 7वीं औद्योगिक नीति कब की है। तो 7वीं जो औद्योगिक नीति है 1 जुलाई 2019 की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है संतुलित पर्यावरण बनाना और औद्योगिक का विकास करना, रोजगार सृजन करना। यानी रोजगार के बारे में औद्योगिक नीति है, सीधी सीधी बात यह है। 1 जुलाई 2019 को यह 7वीं औद्योगिक नीति आई। तो कृषि जोत के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि देखो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में कृषि जोत बता देता हूँ कि कृषि जोत क्या होती है। कृषि जोत होती है जब भी कोई किसान किसी भी क्षेत्रफल पर कृषि या पशुपालन करता है तो उसे कृषि जोत बोला जाता है, कोई भी एरिया हो। तो पहला स्टेटमेंट है कृषि जोत के बारे में। राजस्थान का जो औसत कृषि जोत है वो है 2.47 हेक्टेयर।
बिल्कुल सही बात है। और भारत का कितना है 1.41, ये बोल रहा है कि भारत से के जोत से अधिक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। राजस्थान का कृषि जोत 2.73 है और भारत का जो औसत कृषि जोत हेक्टेयर है 1.41 से अधिक है। नेक्स्ट है, राज्य में कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार बाड़मेर जिले में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाड़मेर जिले में सबसे ज़्यादा कृषि में पशुपालन के रूप में कृषि जोत क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बाड़मेर में है। नेक्स्ट है, महिला जोत धारकों के क्षेत्रफल में 45% की वृद्धि हुई, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जो महिला जोत धारक है उसमें यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 45% की ना होकर यहाँ पे 24.44% की वृद्धि हुई है, 24.44% की वृद्धि हुई है। महिला जोत धारकों में 24.44% की वृद्धि हुई है, और जबकि उनकी जनसंख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। इसको मत याद रखिए, बस जोत धारकों में आप याद रख लीजिए कि महिला जोत धारकों में 24.44% की वृद्धि हुई है। राजस्थान का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल कितना है, 342.87 लाख, 342.87 लाख हेक्टेयर है। जो जोत भूमि का आकार है, कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल है राजस्थान का 342.87 लाख हेक्टेयर किलोमीटर हेक्टेयर है। 342.87 लाख हेक्टेयर भूमि है जो राजस्थान का कुल प्रतिवेदन है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ पे बी नहीं, सी यहाँ पे गलत हो चुका है। सी स्टेटमेंट गलत है, 24.44% है महिलाओं का जोत धारक। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में आपको सूची का मिलान करना है। सबसे आसान क्वेश्चनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नए कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सबको जो मैक्सिमम लोग जानते हैं वो जानते हैं कि शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में स्थित है। बुचारा मैन रिजर्व, यहाँ पे स्टेटमेंट में जयपुर दे रखा है तो आपको यहाँ पे जयपुर ही करना होगा, या नहीं तो आप जो बुचारा मैन कंजर्वेशन रिजर्व है वो कोटपुतली बहरोड में स्थित है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, बुचारा मैन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, कोटपुतली बहरोड में। नई जिले की अनुसार यहाँ पे कोटपुतली बहरोड में स्थित है। जो मनसा माता यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व है वो है झुंझुनू में स्थित है। और जो नया कंजर्वेशन रिजर्व है मोखला पारेवर वो जैसलमेर में स्थित है। तो यहाँ पे ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, यहाँ पे ए इसका पूरा राइट आंसर हो गया है, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वर्तमान ऊर्जा स्थिति के संबंध में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, दिसंबर 2024 तक वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत क्षमता यहाँ पे 26,325.19 मेगावाट है। ये क्वेश्चन लगभग कल भी आया था कि 26,325 मेगावाट का विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा अभी तक हमारे पास है। उसके अनुसार 26,325 मेगावाट का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। 14 दिसंबर को यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जबकि यहाँ पे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को इसे मनाया जाता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस को। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो चुका है। नेक्स्ट है, 2023-24 में राज्य की कुल ऊर्जा उपलब्धता 10,948.7 करोड़ यूनिट हो गई थी। ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, 23-24 का आंकड़ा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य, सत्य नहीं, यहाँ पे असत्य पूछना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में असत्य कथन के बारे में आपको बताना है कि केवल दो यहाँ पे गलत है और सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे दे रखा है कि चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर के गहरे गड्ढे हैं जिन्हें बीहड़ कहा जाता है और स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। देखो चंबल का जो एरिया है डाकू एरिया कहलाता है या फिर बीड़ वाला एरिया कहलाता है। 5 से 30 मीटर के वहाँ पे गड्ढे स्थित हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, आद्य महाकल्प की चट्टानों में जीवाश्म युक्त है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो चुका है। जो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित हैं, उनमें जीवाश्म पाया ही नहीं जाता है। उस समय तक जीव
जो उत्पन्न हुए थे बहुत छोटे छोटे जीव थे, बड़े जीव का आकार नहीं था आद्य महाकल्प में। तो वहाँ पे क्या हुए, चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि छोटे जीव हैं, इतने बड़े बड़े जीव नहीं थे, तो जीवाश्म वहाँ पे नहीं बना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो चुका है। आद्य महाकल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित हैं, युक्त नहीं रहित हैं, यानी जीवाश्म पाया नहीं जाता है उन्होंने। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है कि जयपुर है राजस्थान की राजधानी है, उसका जो उत्तरी अक्षांश है वो है 26 डिग्री 55 मिनट, और वहाँ के उसका देशांतर है 75 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आपको रट्टा ही लगा लेना यदि एग्जाम में पूछा जाए तो। जो इनका उत्तरी अक्षांश है 26 डिग्री 55 मिनट, और यहाँ पे पूर्वी देशांतर है 75 डिग्री 47 मिनट। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, पहला और तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा, पहला व तीसरा सही है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और मालवा का युद्ध था उससे संबंधित दिए गए हैं, तो आपको इनको सही या गलत को आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के बीच में हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, आपको बताना है 1437 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, पहला सही है, दूसरा दे रखा है इस युद्ध में कौन जीता, महाराणा कुंभा जीता, और उन्होंने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, महाराणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 9 मंजिला है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। जो कीर्ति स्तंभ है यानी विजय स्तंभ है, उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वो कौन है, जेता और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा वास्तुकार हैं किसके, विजय स्तंभ के। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही। फिर से महाराणा कुंभा के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा कुंभा के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सबसे विशालतम ग्रंथ है जो 5 भागों में है। बिल्कुल सही बात है, जो संगीत राज है कुंभा द्वारा रचित सबसे विशालतम ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक टीका लिखी। देखो साहित्य से क्वेश्चन बन सकता है, गीत गोविंद किसके द्वारा रचित एक यहाँ पे संग्रह है, पुस्तक संग्रह या फिर जो भी है साहित्य है वो जयदेव द्वारा लिखी गई है। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो रसिक प्रिया है किसके द्वारा लिखी गई है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है, गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है। नेक्स्ट है कुंभा केवल मेवाड़ी भाषा जानते थे और उन्हें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कुंभा कई भाषाओं के जानकार थे। कुंभा मेवाड़ी के साथ साथ महाराष्ट्री और कर्नाटी यानी कर्नाटक वाली भी कर्नाटी बोली भाषा के बारे में अच्छा ज्ञान था, वो आराम से अभ्यस्त थे, अच्छा लिख सकते थे उनके बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कामराज रतिसार कुंभा द्वारा रचित एक कामशास्त्र संबंधित ग्रंथ है जो 7 अंगों में विभक्त है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। कुंभा ने क्या किया था, कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा था उनको क्या था, कामशास्त्र में वो निपुण थे, जानकार थे इसके। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन में क्या है, केवल 3। यहाँ पे केवल 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ दुर्ग के बारे में और इसके बारे में आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि जूनागढ़ दुर्ग है वो राय सिंह द्वारा इसकी क्या की गई, नींव रखी गई। जूनागढ़ दुर्ग की नींव 17 फरवरी 1589। ध्यान रखिएगा, कालानुक्रम में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूनागढ़ दुर्ग कैसे, कौन सा है, कौन सा पहला है, कौन सा बाद में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जूनागढ़ दुर्ग की नींव 17 फरवरी 1589 को महाराजा राय सिंह द्वारा रखी गई। बिल्कुल सही बात है। तो जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें सूरजपोल है, सूरजपोल में जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगी हुई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह ने राय प्रशस्ति लिखवाई, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है प्रशस्ति। इसके रचयिता कौन है, राय सिंह प्रशस्ति के जैन मुनि जयिता, जैन मुनि जयिता द्वारा राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई संस्कृत भाषा में। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथा क्या है, राय सिंह मुगल सम्राट अकबर के विश्वास पात्र थे। बिल्कुल सही बात है। और अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने उन्हें मनसब 6000 बढ़ा दिए। ये बात बिल्कुल गलत है। पहले इनके पास 4000 मनसब था, बाद में इन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5000 का मनसब कर दिया गया, 6000 का मनसब नहीं किया गया था। तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, केवल 3 कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि
कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और यहाँ पे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत के बारे में आपको बताना है, असत्य का मिलान करना है। तो पहला दे रखा है जीज मोहम्मद शाही मिर्जा राजा जयसिंह, यानी जो जीज मोहम्मद शाही है वो किसके द्वारा बनवाई गई, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप एक बात का ध्यान रख लीजिए कि जयपुर के अंतर्गत मिर्जा राजा जयसिंह है और सवाई जयसिंह है, दो नाम हैं। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो मिर्जा राजा जयसिंह पहले का है, सवाई जयसिंह यहाँ पे बाद का है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सवाई जयसिंह है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जीज मोहम्मद शाही किसके द्वारा बसाई गई, सवाई जयसिंह के द्वारा बसाई गई। जयपुर नगर का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया। सवाई जयसिंह अलग है, मिर्जा राजा जयसिंह अलग है। जयपुर नगर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। और पंडित विद्याधर भट्टाचार्य कौन है, जयपुर नगर के वास्तुकार हैं, बिल्कुल सही बात है। 1727 में किसकी स्थापना की गई, जयपुर की, उसका दूसरा नाम क्या है, जयनगर है। तो इसका वास्तुकार कौन है, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल के थे। तो सम्राट जगन्नाथ कौन है, सवाई जयसिंह के गुरु हैं सम्राट जगन्नाथ। तो ये पे सम्राट जगन्नाथ दे रखा है। सिद्धांत कौतुंब की रचना की है, ये बात बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे सम्राट जगन्नाथ है उन्होंने सिद्धांत कौतुंब की रचना की है। इसके साथ में सम्राट सिद्धांत नामक एक पुस्तक भी लिखी है। लास्ट में है कि केवल राम ब्रह्म प्रकाश, केवल राम ने क्या लिखी है, ब्रह्म प्रकाश की रचना की है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जीज मोहम्मद शाही का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे है राजस्थान की सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था के संबंध में यहाँ पे कथन दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है सही है या गलत है। तो पहला है देश हितकारिणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई, बिल्कुल सही बात है। जो देश हितकारिणी सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह। कहाँ पे स्थापना हुई, उदयपुर में। कब हुई, 2 जुलाई 1887 की। सेकंड है वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना मार्च 1888 को हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1888 को हुई। तो नेक्स्ट है सेवा संघ डूंगरपुर की स्थापना 1938 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उन्होंने बोला जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा दिए गए दीवान के पद को ठुकरा दिया और यह बोला कि यदि अर्जुन लाल राज्य की चाकरी करेगा तो भारत माता की को गुलामी से मुक्त कौन कराएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहाँ पे इन्हें जयपुर का दीवान का पद दिया जा रहा था, किसके द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इन्होंने बोला कि मैं चाकरी करूँगा तो भारत माता को गुलामी से मुक्त कौन कराएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इन्होंने 1905 में जयपुर में वर्धमान जैन विद्यालय, ये गलत है। 1905 में नहीं, 1907 में जयपुर में वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1907 में वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की गई है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 5 दे रखा था, 7 में इसकी स्थापना हुई थी। अर्जुनलाल शेट्टी का निधन है वो 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उपरोक्त में से सत्य कथन है। तो यहाँ पे कथन ही सही नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पे हो सकता था कि मिसप्रिंट हो। असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे केवल 2 असत्य कथन है और पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे जो जन सूचना पोर्टल है उसके बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 2019 को लॉन्च, बिल्कुल गलत बात है। जो जन सूचना पोर्टल है 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 18 दिसंबर 2020 को जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया गया। दूसरा है इस पोर्टल का उद्देश्य है योजनाओं की जानकारी को 9 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे योजना है उनको 9 स्तंभों में यहाँ पे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जन कल्याणकारी योजना है, सुशासन है, जन जागरूकता है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे 9 स्तंभ बनाए गए हैं इस पोर्टल के। नेक्स्ट टाइम यह है केवल शिक्षा विभाग की जानकारी देता है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ मिलती हैं, चाहे वो कल्याणकारी योजना हो, सुशासन हो, जन जागरूकता हो, सब के सब। इसका मुख्य नारा यहाँ पे दे रखा है और ये बिल्कुल गलत है। इसका मुख्य नारा मैं आपको बता देता हूँ, सशक्त राज्य, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन।
मतलब सुशासन इसकी जवाबदेही और सशक्त राज्य पारदर्शिता इसका नारा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल बी इसका सही है। इसका जो पोर्टल का आरंभ हुआ था 18 दिसंबर 2020 को हुआ था। ध्यान रख लीजिएगा। 9 स्तंभ है, जन कल्याणकारी योजनाओं को बताता है। सुशासन इसकी टैगलाइन है। ये सुशासन या जवाबदेही था। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अलवर चित्र शैली में हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म जो चित्रण किया गया वो कौन कौन से कलाकारों द्वारा किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है मूलचंद और उदयराम द्वारा। मूलचंद और उदयराम द्वारा क्या किया गया, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया गया। अब ये किसके समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं? महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में ये दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नेक्स्ट है डामोर जनजाति के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर में। पूछेगा किस तहसील में है? सिमलवाड़ा तहसील में। नेक्स्ट है इस जनजाति के पुरुषों में भी स्त्रियों के भांति गहने पहनने का रिवाज है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? नहीं है। तो यहाँ पे गलत हो चुका है। जो डामोर जनजाति है उसमें जैसे स्त्रियां गहने पहनती हैं वैसे ही पुरुष गहने पहनते हैं, ऐसी रिवाज है। डामोर जनजाति में फला गांव की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सही बात है। जो फला है वो गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है डामोर जनजाति में, और इनके मुखिया को मुखी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, और यहाँ पे बी गलत हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, असत्य कथन है। नेक्स्ट है राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या 2011 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है या गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है राज्य में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। जो मुस्लिम जनसंख्या है वो 6 लाख से भी ज़्यादा है। किसमें? राजस्थान का जो जयपुर है राजधानी है उसमें मुस्लिम सर्वाधिक हैं। पूरे राजस्थान में 6 लाख से अधिक उनकी जनसंख्या है। दूसरा है राज्य में न्यूनतम जैन जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है। यही यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। इसके बारे में पूछेगा भी नहीं। न्यूनतम जैन जनसंख्या वाला जिला सबसे ज़्यादा पूछ सकता है कि सर्वाधिक जैन जनसंख्या कहाँ पे है। तो सर्वाधिक जैन जनसंख्या उदयपुर में है। सर्वाधिक जैन जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है। क्या कितनी प्रतिशत है? 2.56% है। तो यहाँ पे बी गलत है, ए सही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? राजस्थान की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो 1.27% राजस्थान की टोटल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक ईसाई वाला जिला बांसवाड़ा है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो ए, सी और डी सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों या जो पैनोरमा दे रखा है उनमें से असत्य कथन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा पैनोरमा यहाँ पे गलत दे रखा है। तो यहाँ पे पाबूजी का पैनोरमा है वो कहाँ है? कोल्लू गांव फलोदी। कोल्लू गांव फलोदी में पाबूजी का पैनोरमा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है वीर दुर्गादास का पैनोरमा। तो यहाँ पे दे रखा है जालीपा। ये बिल्कुल गलत है। जो वीर दुर्गादास का पैनोरमा है जोधपुर में स्थित है। वीर दुर्गादास का पैनोरमा कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है। संत ईश्वरदास का पैनोरमा जालीपा बाड़मेर में है। बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी गलत है। वीर दुर्गादास का पैनोरमा कहाँ है? जोधपुर में है। तो नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। पहला है यह नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे हस्तशिल्प नीति है 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। इसके तहत हस्तशिल्प हस्तकरघा निर्देशालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। ये पूछ सकता है कि हस्तशिल्प और हस्तकरघा निर्देशालय है वो कहाँ पे स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। दोनों स्टेटमेंट सही है। केवल 1 व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। राजस्थान के जो कांच उद्योग हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट है धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र की कंपनी है जो कांच की बोतलें बनाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो धौलपुर ग्लास वर्क्स है वो कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में कांच की बोतलें बनाती है और निजी क्षेत्र की क्या है? कंपनी है। दूसरी है सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज।
यह कहाँ पे स्थित है? कोटा में क्या बनाती है? टीवी पिक्चर ट्यूब बनाती है। बिल्कुल सही बात है। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में स्थित है। तीसरा है कांच आधारित उद्योग के विकास के लिए सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया? बीकानेर खारा में किया गया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो बीकानेर खारा में किया गया। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन है। MNRE नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा पार्क में एक पार्क स्थापित किया गया। कहाँ पे? पुंगल सोलर पार्क। पुंगल सोलर पार्क कहाँ है? बीकानेर में इसको स्थापित किया गया, पुंगल सोलर पार्क को। और यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी है? पुंगल सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? यह है 2450 मेगावाट की क्षमता है। किसकी? पुंगल सोलर पार्क की। यहाँ पे 2.450 किलोवाट, ये मेगावाट है, या किलो लगा दोगे तो 3 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। आप सीधा याद रख लो 2450 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। नेक्स्ट है राजस्थान की किस जल विद्युत परियोजना से राज्य को सर्वाधिक बिजली प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो व्यास परियोजना है उससे सबसे ज़्यादा बिजली प्राप्त होती है। 429.66 मेगावाट 429.66 मेगावाट की बिजली का क्या होता है? यहाँ पे उत्पादन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेणेश्वर मेले के संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको इनके बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ यहाँ पे कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेणेश्वर को किसके कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह डूंगरपुर के आसपुरा तहसील के नवातापुरा नामक स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यह नवातापुरा नामक गांव में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग 5 खंडों में विभाजित है, फिर भी इसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। 5 खंडों में विभाजित होने के बाद भी इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, चैत्र पूर्णिमा। इसका जो मेला लगता है माघ पूर्णिमा को लगता है। किसका? बेणेश्वर जो मेला है आदिवासियों का कुंभ है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? केवल 3 यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है पोमचा। अब पोमचा के बारे में आपको बता दूं, जो गुलाबी रंग का पोमचा है वो किसके लिए दिया जाता है? जो गुलाबी रंग का पोमचा है वो बेटी के जन्म पर दिया जाता है। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है। और यहाँ पे पोमचा का अर्थ है कमल के फूल वाली ओढ़नी। जो पोमचा है वो क्या है? कमल के फूल वाली ओढ़नी। तो इसका राइट आंसर है पोमचा का अर्थ ये है। तो और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। सत्य के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है करौली के किस शासक ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली? अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले मराठों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था। इससे परेशान होकर करौली के जो शासक हैं महाराजा हरबख्शपाल, कौन है? महाराजा हरबख्शपाल ने क्या की? 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। किसके लिए? मराठों से बचने के लिए। नेक्स्ट है भगत आंदोलन और भील आंदोलन के बारे में कुछ घटनाएं यहाँ पे दे रखी हैं। इनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भगत आंदोलन और भील आंदोलन के बारे में घटनाएं हैं। तो पहला है मेवाड़ भील विद्रोह का एक मुख्य कारण यह था कि महुआ से शराब बनाना पर पाबंदी लगा दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। भील क्या करते थे? महुआ का जो पेड़ होता था उससे शराब बनाते थे और अंग्रेजों ने इन पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। इसके कारण मेवाड़ों का जो भील विद्रोह वो हुआ। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? गोविंद गिरी के पहले शिष्य कौन थे? पहले शिष्य थे कुरिया। कौन से ग्राम के थे? सुरता ग्राम डूंगरपुर के निवासी थे। ये बात बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी के पहले शिष्य कुरिया थे। दूसरा है 1908 में गोविंद गिरी को डूंगरपुर राज्य और वो का आसपास के जागीरदार हैं उन्होंने भूमि छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर वहाँ के आसपास के जागीरदारों ने क्या किया? उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया या फिर राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गोविंद गिरी ने जो भगत पंथ है उसकी स्थापना की। किसके लिए? भीलों के लिए। भीलों को जागरूकता के लिए कौन से पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की। ये बात भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा सभी चारों कथन यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, करंट का क्वेश्चन है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, उनको किस कहानी संग्रह के लिए
क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2025 के लिए दिया गया है क्योंकि 2026 में इसे प्रोवाइड किया गया। अब डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कौन है, जयपुर के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। साथ में यह एक कवि मान लो या उपन्यासकार मान लो, बहुत अच्छे राइटर हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2025 के लिए। इनकी जो पुस्तक है बरखमा के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, बरखमा नाम की इनके पुस्तक के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। इस परियोजना का शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस जो परियोजना है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो इसका जो शिलान्यास है वो भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। अध्यक्ष ओम बिरला थे। साथ में यहाँ पे जो उड्डयन मंत्री है, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, वो भी यहाँ पे थे। उन्होंने सम्मिलित रूप से क्या किया, इसका उद्घाटन किया। और वर्चुअल उद्घाटन या वर्चुअल संबोधन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल संबोधन किया गया। तो 20 का राइट आंसर है, वर्चुअल संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और भजनलाल शर्मा, ओम बिरला और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा क्या किया गया, इसका शिलान्यास किया गया। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इसका 4th ऑप्शन है कि यह एयरपोर्ट लगभग 1507 हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत होगा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे जो भूमि का आवंटन है वो यहाँ पे 400 कुछ यानी 440 हेक्टेयर के आसपास भूमि का आवंटन किया गया है, ना कि 1507। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर ने किन 2 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो यहाँ पे बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, इसमें जो कृष्णा नागर हैं राजस्थान के खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे कृष्णा नागर उनके बारे में पूछा जा सकता है। किस कैटेगरी में जीता है, एक तो एकल कैटेगरी में जीता है, एक युगल कैटेगरी में यानी मिश्रित कैटेगरी में। कौन सी यहाँ पे कैटेगरी थी, SH6 कैटेगरी में पुरुष एकल और मिश्रित युगल में SH6 में इन्होंने क्या जीता है, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप नेशनल वाली जीती है, जो 7वीं चैंपियनशिप थी। अब मिश्रित में जो युगल होता उन्होंने इन किसके साथ खेला, यानी इनकी जोड़ी किसके साथ बनी, समूति सिवान के साथ क्या बनी, इनकी जोड़ी बनी और इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। 49 क्वेश्चन है अजमेर में आयोजित मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026 के दौरान नई सुविधा का लोकार्पण किया गया। तो यह क्या सुविधा थी, जो मसाला औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, पूछ सकता है, अजमेर में किया गया। इसमें किस जो सुविधा है उसका किस सुविधा को लॉन्च किया गया, तो यह बीज प्रसंस्करण सुविधा का क्या किया गया, यहाँ पे विमोचन किया गया, लोकार्पण किया गया। यहाँ पे जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ 14 मार्च 2026 को दिया गया। यहाँ जो पुरस्कार है 14 मार्च 2026 को दिया गया 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसको दिया गया, आर वेरामुथु को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा किसको दिया गया, आर वेरामुथु को यह पुरस्कार दिया गया है। तमिल कवि हैं, कौन, प्रसिद्ध तमिल कवि हैं आर वेरामुथु। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 14 मार्च 2026 को, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इन्हें दिया गया है। अब इससे एक पिछला क्वेश्चन भी पूछ सकता है या मिलान करवा सकता है, मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा पैटर्न बदलते पैटर्न में दे सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दिया गया है विनोद कुमार को। यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला है, उनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, राम भद्राचार्य और यहाँ पे संयुक्त रूप से गुलजार को दिया गया था, गुलजार और राम भद्राचार्य को। 3 आप ध्यान रख लेगो। 60वां मिलान करवा ले, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आपको यहाँ पे मिलान करना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जीके का सेक्शन पूरा करवा दिया है। यदि आप इसके पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम का चैनल का नीचे लिंक दे दूंगा भाई, पीडीएफ पेड होगी, समझ के रखना। वहाँ पे 10-11 रुपये में आपको पूरी 22 मॉडल पेपर की सारी पीडीएफ विद आंसर की
11 रुपये कॉस्ट क्यों रखी जा रही है, क्योंकि इसको स्कैन करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 600 से भी अधिक पेज हैं, तो आप समझ सकते हैं 10-11 रुपये इज़ वर्थ फॉर इट। तो यदि आपका टेलीग्राम नहीं चल रहा है तो VPN लगा कर टेलीग्राम चैनल कर लीजिए डाउनलोड, तो आप चाहे तो इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा प्रयास है, वो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।